हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र पेट्रो सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के जो 25 क्वेश्चन मैथ के हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 20 प्रश्न हमारे होंगे डीआई के और 20 होंगे अरिथमेटिक के। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए 31 से लेकर के 35 तक हमारे अरिथमेटिक के क्वेश्चन 5 प्रश्न दिए गए हैं और 20 प्रश्न होंगे हमारे डीआई के। तो आइए पहले 31 से लेकर के 35 तक जो प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 31 नंबर का प्रश्न यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दिया है 6 करनी में 2 बट्टे में 5 करनी में 3 फिर कोष्ठक में करनी में 2 प्लस करनी में 18। इसका मान ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है, तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे आइए देख लेते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न हम यहाँ नोट कर देते हैं। प्रश्न हमारा है 6 करनी में 2 बट्टे 5 करनी में 3 और करनी में 2 प्लस करनी में 18। ये हमारा प्रश्न है। इसका मान आपको पूछ रहा है, इसका मान आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नीचे ये हर में जो करनी है इसी को हमको समाप्त करना होता है। इस प्रश्न को सॉल्व करने में क्या इस करनी जो हर में करनी होता है इसी को हमें समाप्त करना होता है। उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वही हमारा आंसर होता है। तो इसको करनी में हटाने के लिए, हर में से करनी में हटाने के लिए हमको परमीकरण करना पड़ता है। अगर दो मतलब एक ही भाग में जैसे दिया है कि करनी में 3 प्लस करनी 1, अगर करनी में 3 प्लस 1 दिया है तो इसके कंजुगेट यानी करनी में 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ऐसा नीचे हमारा कुछ दिया नहीं है, करनी में 3 दिया है, तो करनी में 3 को हम समाप्त करना और भी आसान है। इसको समाप्त करने के लिए देखिए करनी में 6 बट्टे करनी में 2 और 5 करनी में 3 है। तो अगर हम करनी में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, करनी में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए अगर करनी में 3 गुणे करनी में 3 2 बार आप करेंगे तो इसका मान आता है 3। ये याद रखिएगा, किसी भी संख्या का ऊपर अगर करनी है उसको अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो ये करनी हट के सीधे वो संख्या बाहर आ जाती है। तो इस तरह से हम ऊपर नीचे करनी में 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये करनी में 3 गुणे करनी में 3 हमारा हो जाएगा। और ऊपर देख लीजिए इसको हम सीधे कर देते हैं करनी में 2 और देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 9। इस तरह 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 9। इसको भी और भी हम सेपरेट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा करनी में ये 6, उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं करनी में 6। करनी में 6 इसको हम कर सकते हैं। देखिए करनी में 2 गुणे और करनी में 3 है तो करनी एक हम कर लेंगे, इसको हम 2 गुणे 3 भी कर सकते हैं, इस तरह से कर लेंगे। और देखिए ये करनी में 3 हमारा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 3, ये हमारा 5 गुणे 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है करनी में 2 अब प्लस इसको हम लिख सकते हैं करनी में 2 और करनी में 9, करनी में 9 लिख सकते हैं। अब देखिए करनी में जो 9 है इसका मान 3 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 करनी में 6 बट्टे 5 तिहाई 15 और ये हमारा हो जाएगा करनी में 2 प्लस ये हमारा 9 से जो है करनी में 9 का मान हमारा 3 होता है, तो 3 गुणे करनी में 2। इस तरह से ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम देखिए और क्या कर सकते हैं, तो 6 करनी में 6 बट्टे 15 और यहाँ से देखिए हम करनी में 2, ये 1 करनी में 2 और 3 करनी में 2, टोटल हमारा क्या हो जाएगा 4 करनी में 2, इसका मान हो गया। अब देखिए यहाँ से हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 चौक के 24 और करनी में 6 गुणे करनी में 2। अब यहाँ से देखिए बट्टे में हमारा 15। अब यहाँ हमारा 3 से कट रहा है, 3 9 8 24, 3 5 15 और यहाँ देखिए करनी में 6 और करनी में 2 को हम करनी में 12 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए करनी में 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3, तो 4 हमारा करनी जो 4 है उसका मान 2 होता है। जैसे देखिए करनी में अगर 4 है तो इसको हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 का वर्ग ही 4 होता है। तो इसको अगर हम 4 करनी में 2 लिख दें, सॉरी 4 और 3 लिख दें, 4 मल्टीप्लाई 3 कर दें तो हमारा 12 हो जाएगा। यानी 12 को हम 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 4 हमारा 12 आएगा, तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, यानी 8 गुणे 2 यानी 16 और करनी में कितना हो जाएगा 3 बट्टे 5। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, 16 करनी में 3 बट्टे 5। कोशिश कर देखिए हमने पूरे तरह से सॉल्व करने की कोशिश की। देखिए इसमें हमने पूरा डिटेल में बताया, इतना लंबा ये प्रश्न का जवाब नहीं जाएगा। आप अगर चाहेंगे तो इसको काफ़ी चीज़ें आप ओरली कर सकते हैं, जैसे कि 6 करनी में 2 है, 5 करनी में 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ से हम जैसे यहाँ अलग करके आपको दिखाएंगे कि करनी में 2 गुणे करनी में 9, यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसको करनी में 2 और 3 बाहर कर सकते हैं। तो इसको कई स्टेप आप खुद खा सकते हैं। तो हमने समझाने के लिए आपको इतना लंबा चौड़ा किया, बाकी आप इसको छोटा कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा कितना आ रहा है 16 करनी में 3 बट्टे 5।
तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 16 कर्ण में 3/5। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 32 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। 32 नंबर का जो प्रश्न हमारा है ये कह रहा है ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, यानी कि ए का जो भार है वो बी के भार से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं ए बी और सी, ये तीनों ए बी सी का भार है। फिर कह रहा है ए का भार सी के भार से 20% अधिक है, तो ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। तो हम देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है, 20% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। यानी अगर हम मान लें कि बी के भार से ए का भार अधिक है, तो बी का मान लेते हैं अगर 5 है तो इसका ए का 1 अधिक होगा 6, यानी इन दोनों का रेशियो क्या बन रहा है 5:6। ए और बी का रेशियो बन गया 5 और 6 का। फिर उसके बाद कह रहा है जिसका भार सी के भार से। अब देखिए अगर प्रश्न में जिसका, जो कि, जो, ये सब अगर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये हमें पता करने के लिए सी का भार किसके भार से जो भी है 30% अधिक है, आगे को प्रश्न में दिया है, इसको पता करने के लिए ए से है कि बी से, यहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो अगर इस तरह का वर्ड दिया है जिसका, जो कि, जो, तो हम क्या करते हैं इधर से इस तरफ ऐसे चलते जाते हैं। तो जो पहले हमारा आएगा यानी बी पहले आ रहा है, तो यानी सी का जो भार है वो बी से कह रहा है, जो पहले आएगा इधर से आते वक्त उसी से इसको कंपेयर करना है आपको। तो यहाँ पे क्या कह रहा है सी का भार बी से 30% अधिक है। देखिए जिसका भार सी से 30% अधिक है। उसके बाद आपका ये प्रश्न है कि ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे दे रहा है ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अगर देखिए अब यहाँ कह रहा है जिसका भार सी के भार से 20%, यानी बी का भार जो है सी के भार से 30% अधिक है। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका होता है 3/10, यही होगा 3/10। तो इसका मतलब ये है कि अगर सी का भार, जिसका भार सी के भार से, यानी कि सी के भार से मतलब बी का जो भार है वो सी के भार से 30% अधिक है, तो अगर सी का हम मान लेते हैं 10 है तो इसका कितना होगा 13 होगा, क्योंकि 10 से 3 अधिक होगा 30% का। 3% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्या लिख दिया 3/10। तो अगर सी का 10 तो इसका 13। अब देखिए रेशियो में इस तरह के सवाल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेस खाली है तो ये सामने वाली यहाँ भी आ जाएगी, और इधर ये स्पेस खाली है हमारा, तो इसको 13 जो है ये हमारा यहाँ 13 भरा जाएगा। इस तरह से हम रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे होगा 13 × 78 अनुपाते 13 × 5 65 अनुपाते 10 × 5 50। ये हमारा ए और बी और सी का रेशियो बन रहा है भार का, ए बी सी का। अब हम आते हैं प्रश्न पे। हम भार का रेशियो निकाल लिए। अब हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए का भार हमारा ये है, सी का भार ये है। तो यहाँ पे देख लें कितना अधिक है। तो अगर रेशियो में देखें तो ये 50 और 78 के बीच में 28 का अंतर आ रहा है, यानी 28 अधिक है। 28 अधिक है ए का भार सी के भार से, सी के भार से। देखिए जिसके साथ का की के लगा रहता है वो नीचे जाएगा। तो सी का भार कितना है 50। अब इसको हम फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। 50 दूनी 100, अब आपको 28 दूनी 56, यानी 56% अधिक है। ये हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हमारा 32 नंबर का प्रश्न सॉल्व होगा। आइए 33 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 33 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं हमारा क्या है। देखिए इस 33 नंबर का प्रश्न के टाइप का ही प्रैक्टिस सेट 1 में भी हमने इस तरह का प्रश्न बताया। इस तरह के अगर प्रश्न आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखिए कैलकुलेट करके तो आपको बता दे रहे हैं कि किस तरह से इस प्रश्न लगेगा। लेकिन इस तरह के प्रश्न आप जब भी देखें तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, a³ + b³ का। a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b एक कोष्ठक में, और एक कोष्ठक में होता है a² + b² - ab। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो ये प्रश्न आपका एक मतलब 5 से 7 सेकेंड में आपको जो जोड़ने में समय लगेगा वही समय लगेगा, बाकी इस प्रश्न में आपको समय नहीं लगाने हैं। तो ये देख लेते हैं हम। ये प्रश्न जो है 33 नंबर का, ये हमारा a³ + b³ के फार्मूले पे बन रहा है। क्योंकि देखिए 0.87 0.87 0.87, अगर हम इसको a माने तो a 3 बार गुणा करेंगे तो a³, और इसको हम b माने तो 0.13 0.13 क्या होगा b³ के फार्मूले पे हो गया। तो इसको हम तोड़ देंगे जब,
तो इस फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं कि 0.87 एक कोष्ठक में दोनों को जोड़ 0.87 और 0.13 को जोड़ देंगे। फिर दूसरे कोष्ठक में क्या करेंगे 0.87 का स्क्वायर 0.13 का स्क्वायर माइनस 0.87 गुणे 0.13। अब देखिए उसको जब हम करेंगे तो नीचे क्या दिया 0.87 का स्क्वायर 0.13 का स्क्वायर प्लस के साथ और माइनस 0.87 गुणे 13। ये दोनों हमारे क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है a प्लस बी का मान यानी 0.87 और 0.13 को सिर्फ जोड़ना है। आइए करके दिखा देते हैं। 0.87 गुणे 0.87 अगर आपका दिया है तो ये 0.87, तो इसको हम क्या कर सकते हैं और उसके बाद प्लस में दिया है 0.13 गुणे 0.13 गुणे 0.13 और नीचे हमारा क्या दिया है 0.87 गुणे 0.87 फिर प्लस में 0.13 गुणे 0.13 माइनस 0.87 गुणे 0.13। अब यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्यूब के फार्मूले पे बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.87 प्लस 0.13 एक कोष्ठक में और एक कोष्ठक में हम 0.87 गुणे 0.87 कर सकते हैं माइनस 0.87 गुणे 0.13। फार्मूले पे ही हम सब कुछ कर रहे हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। फिर 0.13 गुणे 0.13 फिर नीचे हमारा सेम यही चीज़ दिया है 0.87 गुणे 0.87 फिर माइनस 0.87 गुणे 0.13 प्लस में 0.13 गुणे 0.13। अब यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है ये इससे टोटल कट जाएगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 0.87 प्लस 0.13। इसको हम जोड़ेंगे तो 1 आएगा इसका वैल्यू, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है हम तो यहाँ करके दिखा दें, लेकिन आपको अगर ये फार्मूला पता है, फार्मूले का फॉर्मेट पता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही करना था कि 0.87 0.13 को जोड़ना था। डायरेक्ट जोड़ेंगे और यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि 87 13 100 और 2 अंक पे दशमलव, तो 2 में दशमलव लगाएंगे, 0 हट जाएगा, सिर्फ हमारा एक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है कि 22.5% को भिन्न के रूप में बदलिए। आपको बताना है कि 22/1/2% को भिन्न के रूप में बदलना है। तो सिर्फ और सिर्फ हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं। देखिए आपको जो ये फ्रैक्शन वैल्यू है इसको सॉल्व करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना होता है और इसको जोड़ना होता है। तो 22 दूनी 44 45/2 और ये प्रतिशत दिया है, तो प्रतिशत को हम क्या करते हैं 1/100 यानी 45/2 गुणे 1/100। तो देखिए 5 9 45, 5 भी सही है हमें 100, तो ये हमारा हो जाएगा 9/20 भी सही है, 20 दूनी 40, 9/40 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था। आइए 35 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। 35 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए और भी तरीके हैं, लेकिन इसमें डाटा जो है ये 15 वर्ष 5 साल ये बहुत छोटे छोटे डाटा हैं। तो इसको छोटे जो डाटा हैं तो इसकी वजह से हम इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी। बेसिक से सॉल्व करना जल्दी होगा। और भी तरीके हैं, अगर बड़े डाटा दिए होते तो हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते, लेकिन इसमें छोटे डाटा हैं इसलिए हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। 4 भाई की औसत आयु कितने हैं 15 वर्ष। तो अगर देखिए आपका एवरेज जो होता है ये कुल योग बट्टे, इसका फार्मूला होता है कुल योग बट्टे कुल संख्या। तो अगर यहाँ से हमको कुल योग निकालना होगा तो कुल योग बराबर हो जाएगा, कुल योग बराबर एवरेज मतलब औसत गुणे कुल संख्या, ये हमारा फार्मूला बनता है। तो यहाँ से हम कुल योग निकाल सकते हैं। कुल योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत आयु 15 दिया है तो 15 गुणे कुल संख्या कितने हैं 4 भाई हैं तो 4, यानी टोटल योग कितना हो जाएगा, इनके उम्र का जो योग है वो 60 वर्ष हो जाएगा। यहाँ से हमको 60 वर्ष मिल रहा है 4 लोगों का जो है कुल योग आयु का 60 वर्ष। उसके बाद कह रहा है उनके पिता को भी शामिल किया जाता है तो औसत 5 साल बढ़ जाता है। अब उनके पिता को भी शामिल करने के बाद हम कुल योग निकालेंगे। कुल योग तो कह रहा है कि उनके पिता को शामिल करने के बाद औसत 5 साल बढ़ जाता है, यानी पहले औसत हमारा कितना 15 वर्ष था, अब हमारा औसत कितना हो जाएगा 20 वर्ष। उसके बाद नंबर ऑफ संख्या मतलब पहले 4 लोग थे, उनके पिताजी को शामिल करने के बाद 5 लोग हो जाएंगे तो 20 25 100, अब कितना हो जाएगा 100 वर्ष हो जाएगा योगफल। तो देखिए अब पूछ क्या रहा है, पिता की आयु वर्षों में है, अब पिताजी की आयु पूछ रही है। तो देखिए पहले 4 भाइयों की टोटल आयु कितनी थी 60 वर्ष,
अब इनके पिताजी को शामिल कर लिया तो 100 वर्ष हो गया, यानी इनके पिताजी कितने वर्ष के रहे होंगे? 40 वर्ष के। बस यही हमारा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 5 प्रश्न हमारे अरिथमेटिक खत्म होते हैं। अब उसके बाद हम डीआई को सॉल्व करेंगे। आइए 81 से लेकर के 100 तक हम डीआई के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया है, उत्पादन दिया है, टन में आपको उत्पादन दिया है, और यहाँ उत्पादन के लिए ये डॉट वाला बनाया है और बिक्री के लिए ये डॉटेड में आपका स्क्वायर टाइप का बनाया है। ठीक इस तरह की ये ध्यान में रखना है आपको कि कौन सा उत्पादन का सिंबल है और कौन सा बिक्री का। यहाँ ऊपर दिया है 81 से 85 तक रेखा आलेख में एक कंपनी का उत्पादन टन में और बिक्री टन में दर्शाया गया है। उत्पादन और बिक्री आपका दर्शाया गया है। अब इसके अनुसार ही हमें प्रश्नों को सॉल्व करना। तो आइए 81 से लेकर 85 तक इस आलेख से हम सॉल्व करेंगे प्रश्नों को। 81 नंबर का प्रश्न हमारा दिया है, पूर्व वर्ष की तुलना में कंपनी के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी का प्रतिशत कितना है। आपको बताना है कि पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत का है। तो हम पहले चेक करेंगे कि किस वर्ष में सबसे ज़्यादा या तो अधिकतम वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो सबसे ज़्यादा पहले हम चेक करेंगे। और देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको उत्पादन चेक करना है, ना कि बिक्री, यानी हमको ये डॉटेड वाला नहीं चेक करना है, सिर्फ हमको उत्पादन चेक करना है, इस आलेख को चेक करना है। तो एक एक करके हम आप सभी जो है सन है इसको देखेंगे कि किसमें आपका सबसे ज़्यादा वृद्धि या सबसे ज़्यादा कमी हुई है। तो देखिए पहले जो है 14 से 15 में, यानी देखिए 14 में हम जाएंगे नहीं क्योंकि 15 के 16 में, तो हम 16 चेक करेंगे कि 15 की तुलना में 16 में कितनी वृद्धि हुई है। तो यहाँ 600, यहाँ 628, तो आपका कितना वृद्धि हुई? 28 की। तो हम देख लेते हैं कि 2016 में कितनी की वृद्धि होती है, ये होती है 28 की, लिख के चलते हैं। फिर 17 में हम देखते हैं 16 की तुलना में कितनी वृद्धि होती है। तो यहाँ 750 में से हम क्या करेंगे? 628 घटाएंगे। अब 750 में से अगर हम 628 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 750 माइनस 628, यहाँ 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पे कट जाएगा, तो यानी 22 आएगा। सॉरी, यहाँ 22 नहीं आएगा, यहाँ 122 आएगा। ठीक, यहाँ पे 122 आ जाएगा, आपका 122 आ जाएगा। उसके बाद से हम अगले भी देखते हैं 2016। फिर यहाँ पे देखिए 750 में यहाँ कमी हुई है, तो यहाँ पे दोनों पूछ रहा है, कमी या वृद्धि। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो भी होगा, या तो वृद्धि हुई हो सबसे ज़्यादा या सबसे ज़्यादा कमी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 750 माइनस 500, यहाँ पे अंतर कितने का है? आपका 250, तो इससे तो ये ज़्यादा है। फिर उसके बाद देख लेते हैं 2018 के बाद 2019 में 500 से 570 हो रहा है, तो यहाँ पे अंतर 70 का है। यानी सबसे ज़्यादा अंतर हमको कहाँ देखने को मिल रहा है कि 2017 और 18 में। 2017 और 18 में कितने का अंतर देखने को मिल रहा है? 250 का। अब इसके बाद इसको हमको परसेंटेज में निकालना है, यहाँ पे बताना है कि कितने परसेंट की जो है प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। तो 250 की हमारी कमी हो रही है, 250 की कमी हो रही है किसके तुलना में? 750 की तुलना में। यहाँ पे देखिए पिछले वर्ष की तुलना में हम निकालेंगे, यानी 2018 में 2017 की तुलना में 250 की कमी हो रही है। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 250/750, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से ये कट जाएगा, 25 3 75, यानी 100/3 बराबर 33.33%, यानी 33.33% की क्या हो रही है? कमी हो रही है 2017 से 18 में जाने में। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 82 नंबर का प्रश्न, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 2015 और 2017 में हुआ कुल उत्पादन 2016 और 2018 में हुई कुल बिक्री से कितना अधिक है। टन में आपको बताना है, तो सारे डाटा हमारे टन में दिए गए हैं। आपको बताना है कि 2015 और 2017 में कुल हुआ उत्पादन देखना है। 2016 और 2018 में हुई कुल बिक्री से, यानी उत्पादन को आपको बिक्री से तुलना करता है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2015 और 2017 में हुआ उत्पादन पहले हम निकाल लेंगे। तो देखिए 82 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है? 2015 और प्लस 2017 में कुल उत्पादन हम निकालेंगे। कुल उत्पादन देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो 2015 और 2017, यहाँ पे 2015 दिया है, उत्पादन ऊपर वाला है, ये आपका देखिए ये जो डॉटेड है ये बिक्री का दिया है, ये हमारा उत्पादन के दिया है। तो 2015 में हमारा 600 है और 2017 में 750, तो 7 6 1350 टोटल हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 1350 हो जाएगा। उसके बाद से
2016 प्लस 2016 और 2018 में हुई कुल बिक्री। 2016 और 2018 की कुल बिक्री हम निकाल लेंगे। तो 2016 हमारा ये है 525 और 2018 में कितना 400, तो आपका कितना हो जाएगा 5 4 925 हो जाएगा। ये टोटल बिक्री, कुल बिक्री कितनी हो जाएगा 925, इसको जोड़ेंगे 925। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि उत्पादन और 2016 और 18 में हुई कुल बिक्री से कितना अधिक है। तो अब इसका अंतर निकालेंगे, अधिक पर हमको पता चल जाएगा, यानी 1350 माइनस 925, यहाँ पे आ जाएगा 25 और 9 425। यही हमारा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 83 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 83 नंबर प्रश्न में हमारा कह रहा है कि एक साथ 2015 और 2017 में उत्पादन और एक साथ 2018 और 19 में बिक्री का अंतर। सेम वही प्रश्न है, बस आपको ये भी तो देखिए सेम दिया है 2015 और 17 पिछले प्रश्न की तरह, लेकिन ये आपका 2018 और 19 कर दिया है 2016 और 18 की बजाय। तो सेम प्रश्न है। अभी हमने निकाला कि 2015 प्लस 2017 में कुल उत्पादन कितना था 1350 था, ये हमने अभी निकाला। और देखिए अब यहाँ पे बिक्री, ये उत्पादन है, ध्यान देना है आपको, ये उत्पादन है और उसके बाद हम बिक्री निकालेंगे। तो बिक्री हमारा क्या कौन कौन से सन का कह रहा है 2018 प्लस 2019 का। तो बिक्री हम टोटल निकालेंगे 2018 और 19 का, यहाँ से देख लेते हैं। 2018 में 400 है और 2019 में 516 है, यानी 5 और 916, ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 916। अब इसका अंतर हमको निकालना है, तो इसका अंतर हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हम घटाएंगे तो 10 में से 6 जा 4 और आपका ये 5 ये कैरी दे दिया है, तो ये 4 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पे बचेगा आपका 9 4 13, यानी 9 टोटल 4 बजेगा आपको, यानी 434। यही इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा 434। ठीक, इसका आंसर निकाल। सेम वही प्रश्न है, कुछ करना नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 84 नंबर देखिए, इसका हम ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 434। 84 नंबर के प्रश्न पे हम चलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। 84 नंबर का प्रश्न कह रहा है 84 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी वर्षों में कंपनी की कुल बिक्री कंपनी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। लगभग दशमलव के 2 स्थान तक आपको सही मानना है। ये आपको बताना है कि सभी वर्षों में कंपनी की कुल बिक्री। तो हम क्या करेंगे, ये जो सभी वर्ष दिया है कंपनी का कुल बिक्री हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सभी वर्षों में कंपनी की कुल बिक्री, कंपनी की कुल बिक्री हम निकालेंगे। तो सभी को हमको जोड़ना है, सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आपको ये जोड़ना है 450 525 500 और 400 516। सभी को जोड़ने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा 2391 आएगा। ये जोड़ने के बाद आपका कितना आएगा 2391। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि कंपनी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो कुल उत्पादन भी हम निकालेंगे। कुल उत्पादन निकालने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 3048 आ रहा है। कुल उत्पादन जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा कुल उत्पादन, ये हमारा आ जाएगा 3048। टोटल उत्पादन जोड़ने के बाद हमारा 348 आ रहा है। अब उसके बाद कह रहा है कि कंपनी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। देखिए जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे रहेगा परसेंटेज में बदलने के लिए, जिसके साथ का नहीं लगा होता है वो ऊपर रहेगा, यानी कुल उत्पादन का। तो कुल उत्पादन का इसके साथ कह रहा है, तो यानी 2391 बटे 3048 ये नीचे आएगा और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो काटने पीटने के बाद आपका आंसर आएगा 78.44%। ये आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न का 84 नंबर का। ऑप्शन नंबर देखिए 78.44 डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 85 नंबर देख लेते हैं। 85 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 2015 और 16 में कंपनी के कुल उत्पादन का 2017 और 19 में कंपनी के कुल बिक्री से अनुपात, यानी 2015 और 16 का हमें कंपनी का कुल उत्पादन निकालना है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 2015 प्लस 2016 कंपनी का उत्पादन 2015 और 2016 में उत्पादन कितना हुआ। तो 2015 का मान यहाँ दिया 600 और 2016 में 628, टोटल 6 1228 हो जाएगा कुल उत्पादन 1228। और उसके बाद से देखिए हमें कुल बिक्री निकालना है किस किस सन का, 2017 और 2019 का। 2017 और 19 का हमें कुल बिक्री निकालना है। तो 2017 ये दिया है 500 बिक्री और 2019 का 516, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं 1500 और
500 और 516 को अगर हम जोड़ेंगे तो 1016 हो जाएगा। तो 2017 प्लस 2019 कुल बिक्री यहाँ पे हम लिख देते हैं कुल बिक्री कितना हो जाएगा 1016। ये जोड़ने के बाद अब इन दोनों का अनुपात निकालना है तो हम भाग दे देंगे 1228 बट्टे 1016। इसको काटने के बाद हमारा कितना आएगा 307 बट्टे में 254। 307 बट्टे में 254 ये काटने के बाद आएगा, यही हमारा रेशियो सही हो जाएगा, यानी 307 रेशियो 254 ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा ग्राफ होगा, देखिए अगला प्रश्न हमारा है 86 से लेकर के आपका होगा 90 तक। 86 से लेकर 90 तक इस ग्राफ से आपका प्रश्न सॉल्व होंगे। तो आइए देख लेते हैं कि प्रश्नों को। यहाँ पे दिया है 5 महीने में एक कारखाने के एसी का लक्षित और वास्तविक उत्पादन 1000 में दिया गया है। लक्षित उत्पादन यानी कि लक्ष्य था कंपनी का उत्पादन करने का, लेकिन वास्तविक उत्पादन कितना हुआ है ये इन दोनों के बीच में दिया गया है। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये 5 महीने का आपको दिया गया है। इसी से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो 86 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। 86 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि मार्च और अप्रैल में एसी का वास्तविक उत्पादन, तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे मार्च, पहले लिख लेंगे मार्च प्लस अप्रैल। मार्च और अप्रैल में कंपनी का वास्तविक उत्पादन हम दोनों को जोड़ लेंगे। मार्च और अप्रैल का जो है एसी का वास्तविक उत्पादन कितना होगा, यहाँ पे मार्च और अप्रैल वास्तविक, देखिए लक्षित हमारा ये हल्का जो है हल्का कलर है और इसका गाढ़ा कलर, गाढ़ा ब्लैक में वास्तविक उत्पादन दिया है। तो हमें वास्तविक निकालना है, यानी गाढ़े को पकड़ेंगे। तो मार्च में हमारा कितना है 100 और अप्रैल में कितना है 80, तो टोटल कितना हो जाएगा 180। बहुत ही देखिए बेसिक तरीके से हम इस तरह के देख के चल रहे हैं, इसमें कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ ग्राफ को देख करके हम चल रहे हैं। तो मार्च अप्रैल में वास्तविक उत्पादन टोटल कितना है 180। उसके बाद क्या कह रहा है, एवं जनवरी और अप्रैल के लक्षित उत्पादन का जो है अनुपात। तो जनवरी और अप्रैल, जनवरी प्लस अप्रैल, इसमें क्या करना है लक्षित उत्पादन हमको पकड़ना है, लक्षित उत्पादन। तो जनवरी और अप्रैल में लक्षित उत्पादन कितना है, तो जनवरी हमारा ये रहा लक्षित उत्पादन, ये हल्का ब्लैक है तो ये 60, और जनवरी अप्रैल में हमारा कितना है ये 90 दिया गया है। 60 और 90 9 × 15 150, ये कितना हो गया 150। इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे सीधे 180 बटे 150 ये कट जाएगा, आपका हो जाएगा 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 6:5। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 6:5। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 87 नंबर का। इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है मार्च में एसी का वास्तविक उत्पादन, यानी मार्च में एसी का वास्तविक उत्पादन कितना है 100। यहाँ देखिए मार्च में एसी का वास्तविक उत्पादन कितना दिया है 100, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 87 नंबर के प्रश्न में मार्च में एसी का वास्तविक उत्पादन कितना है 100। उसके बाद क्या कह रहा है 5 महीने की अवधि में एसी के औसत लक्षित उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम पहले टोटल 5 महीने में एसी का जो है लक्षित उत्पादन का टोटल योग निकालेंगे। लक्षित उत्पादन कुल उत्पादन हम निकालेंगे पहले, सबसे कुल कितना है, उसके बाद एवरेज निकालने के लिए हम 5 महीने का तो 5 से भाग देंगे, उसके बाद एवरेज निकल जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि एवरेज से कितना अधिक है ये आपको प्रतिशत में बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 महीने का लक्षित उत्पादन टोटल निकालेंगे। तो ये देखिए लक्षित उत्पादन 60, 30, 80, 90, 100, तो टोटल को हम अगर जोड़ देंगे तो ये हमारा लक्षित उत्पादन टोटल आ जाएगा 360। टोटल 5 महीने का लक्षित उत्पादन कितना था 360। अब एवरेज अगर इसका हम निकालते हैं तो 360 बटे 5 करेंगे, क्योंकि ये 5 महीने का दिया है, तो ये कटेगा आपका 72 बार में, यानी देखिए 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, ये 72 बार में कट जाएगा। अब देखिए अब कह रहा है कि ये जो मार्च में वास्तविक उत्पादन था और ये 5 महीने का जो एवरेज लक्षित उत्पादन है ये जो है इससे कितना अधिक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम ये 28 अधिक है, किससे 72 से 28 अधिक है, तो हम 72 से भाग करेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है कि किससे अधिक है, आपका कह रहा है कि लक्षित एवरेज उत्पादन से ये कितना अधिक है,
तो जिससे से कह रहा है तो से हमारा नीचे होगा। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप काट देंगे तो काटने के बाद आपका आ जाएगा 38.889%। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 38.889%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 38.8 निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है तो 38.889, तो ये हमारा 39% सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 88 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 88 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन लक्षित उत्पादन से 20% अधिक है। यानी कि वास्तविक उत्पादन लक्षित उत्पादन से 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है कि 1/5 होता है। यानी कि लक्षित उत्पादन से जो है एसी का वास्तविक उत्पादन लक्षित उत्पादन से 20%, ये हमारा लक्षित उत्पादन होगा नीचे वाला, और इससे 20% अधिक यानी 5 से 1 अधिक 6, यानी 5 से 1 अधिक 6 ये हमारा वास्तविक उत्पादन होगा, ये हमारा लक्षित उत्पादन, यानी 5:6 का रेशियो बन रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस महीने में ये दिया गया है। तो ये दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसमें हमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, 5:6 का अनुपात आ रहा है लक्षित और वास्तविक में। यानी लक्षित जिसमें देखेंगे हम 5 और 6 अनुपात बनेगा जिस महीने में, वही हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। तो यहाँ देख लेते हैं ये 12/25/60, लेकिन ये 6 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, जनवरी में नहीं होगा। इसको हम देख लेते हैं 5 से ये कट जाएगा 6 बार में, लेकिन 6 से ये नहीं कटेगा, तो ये भी महीना हमारा गलत हो जाएगा, 5-6 का अनुपात नहीं है। लेकिन यहाँ देखते हैं 5 आपका हो जाएगा 16/25/80, और 6 से ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए 90 को हम काट देंगे, ये हो जाएगा 18/25/90, और ये 6 से काटेंगे तो ये भी 6 से हमारा नहीं कटेगा। इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 बिसैया में 5 बिसैया में जो है आपका 100 हो जाएगा, और 6 से इसको काटेंगे तो 6 बिसैया में आपका हो जाएगा। तो ये 5:6 का 20 से अगर देखिए 20 से अगर काटेंगे 20/25 20 छक्का 120, 5-6 का रेशियो यहाँ पे बन रहा है। तो यही हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मई के महीने में ये एसी जो है वास्तविक उत्पादन लक्षित उत्पादन से 20% अधिक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मई। अगला प्रश्न हमारा 89 का, इसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 89 नंबर के प्रश्न में आपको क्या करना है कि ये आपका 89 नंबर के प्रश्न में टोटल योग करेंगे जनवरी लक्षित उत्पादन का, जनवरी से मई तक का जो भी दिया है उसका योग करेंगे। तो योग करने के बाद कितना आया था 360, और 5 महीने का है तो 5 से हम भाग करेंगे तो एवरेज आपका आ जाएगा 72। बस यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इसमें कुछ नहीं करना था। 89 नंबर का 72 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर का प्रश्न क्या है। 90 नंबर के प्रश्न होंगे, यदि जून में वास्तविक उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है तो जून माह में कारखाने का वास्तविक उत्पादन हजारों में होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के बारे में यहाँ बात नहीं किया है, लेकिन प्रश्न में क्या कर रहा है कि जून में वास्तविक उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है तो जून माह में कारखाने का वास्तविक उत्पादन। पहली बात तो यहाँ वास्तविक उत्पादन की बात कर रहा है, ये ध्यान देना है। और जून में क्या कर रहा है, पिछले माह की तुलना में 15% अधिक है, तो 15% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू ये हो जाएगा 5 या 15, 20/25 ये होगा। और अगर 15% अधिक है तो ये 20 से 3 अधिक होगा, 20 से 3 अधिक होगा 23। अब कह रहा है कि पिछले माह की तुलना में, यानी कि ये अगर मई रहा होगा तो जून में 23 रहा होगा, तभी हमारा 15% अधिक होगा, तो ये हमारा जून का दिया होगा फ्रैक्शन वैल्यू। अब हम देखिए फ्रैक्शन वैल्यू तो हमको पता चल गया कि मई में अगर 20 रहा है तो जून में 23 रहना चाहिए, तभी 15% अधिक होगा। लेकिन हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है, तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर पता करेंगे तो मई में हम देखेंगे कि वास्तविक उत्पादन कितना था। मई में वास्तविक उत्पादन हमारा 120 था, तो इसको हम तुलना करेंगे 20 रेशियो बराबर 120, तो 1 रेशियो का मान यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 रेशियो का मान 6 आ जाएगा, क्योंकि 20 को इधर भेजेंगे तो 120/6 यानी 120/20 यानी 6 बार में कटेगा। 1 रेशियो का मान हमारा 6 आ रहा है, तो हम 23 रेशियो का मान निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, 138 टन। ये हमारा टन में आ गया। 1000 टन तो क्या दिया है, हजारों में, वास्तविक उत्पादन हजारों में होगा, तो ये 138 होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए हमारा 91 से लेकर के 95 तक है। ये तालिका दिया हुआ है। इस तालिका के हिसाब से हमें पांचों प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें दिया क्या है कि ABCDE और F संस्थान है जिसके व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित छात्रों की संख्या दी गई है। यानी ABCDEF आपके संस्थान है। ये ईयर दिया है इस सन में। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए जो नामांकित छात्र हैं उनकी संख्या ये दिया गया है। इसी के अनुसार हमें सभी प्रश्नों को देखना है। तो 91 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। 91 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ दिया है कि 2015 में संस्थान ACE में व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए जो नामांकित छात्रों की कुल संख्या और 2017 में संस्थान में B और D में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात। यानी 2015 में A, C और E टोटल हमें निकालना है कि 2015 में A, C और E में कुल कितने छात्र हैं नामांकित हुए हैं। उसके बाद से हमें इसका और जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 2017 में B और D नामांकित छात्रों के कुल अनुपात। तो 2017 में हमको निकालना है कि B प्लस D में नामांकित कुल छात्र और इसका टोटल दोनों का योग, ये इसका योग निकालेंगे फिर इसका योग निकाल के दोनों का हमें अनुपात निकालना। अनुपात निकालने के लिए हम एक दूसरे से भाग करके देख लेते हैं। जो कटने लग रहता है पूरा जितना कटेगा उतना काट के अनुपात निकालेंगे। तो AC और E जो है 2015 में टोटल इनका योग निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया है AC और E, ग्राफ को देख लेते हैं। AC और E यहाँ पे दिया है A और C E। तो सन कौन सा दिया है 2015। 2015 में A 150 और C दिया है 220 और E दिया है 200। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे AC और E को तो 150, 220, 200, 570 हमारा आ जाएगा। टोटल 570 छात्र नामांकित हुए। और B और D का 2017 में B और D का 200 और 180 होगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कितने छात्र हो जाएंगे 380। अब इसका हमें अनुपात निकालना है। तो 570 बटे 380, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 19 3 57, 19 दूनी 38, यानी 3:2। यही इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिया है 3:2। अगला प्रश्न हमारा है 92 नंबर का, इसको भी देख लेते हैं। 92 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2015 में संस्थान B, C और E 2015 में संस्थान B, C और E के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या। इनके लिए कुल संख्या आपको निकालना है। तो 2015 B, C, E का कुल संख्या कितना हो जाएगा 180, 220 और 200, टोटल 600 हो जाएगा। इसको आप ग्राफ के अनुसार जोड़ लेंगे। उसके बाद फिर कह रहा है कि 2015 के बाद 2016 में संस्थान A, D और F में नामांकित छात्रों की कुल संख्या। तो 2016 में क्या कह रहा है कि A, D, F नामांकित कुल संख्या से X% अधिक है। तो पहले हम कुल संख्या निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 165, 175 और 200, ये दिया है। टोटल जोड़ने के बाद आपका योग आ जाएगा 540। अब हमें देखना है कि ये इससे कितना अधिक है। तो 600 में से 540 घटाएंगे तो ये 60 अधिक है। यहाँ पे 60 का अंतर आ रहा है, 60 अधिक है। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 60 अब बटे यहाँ पे पता हमें करना है कि किससे अधिक है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में साफ कह रहा है कि ADM नामांकित छात्रों की कुल संख्या से X% अधिक है। यानी ये हमारा नीचे होगा 540 नीचे होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये कट जाएगा और 6 से ये कट जाएगा 9 बार में। तो ये हमारा आ जाएगा 11.1%। 11.1% अधिक है। तो देखिए ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि X% अधिक है। यहाँ पे हमें निकल के X का मान निकल के आ गया कितना 11.1%। यही X का निकटतम मान पूछ रहा है। तो यही हमारा सही जवाब हो गया इस प्रश्न का 11.1%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि 93 नंबर का प्रश्न है। ये 93 नंबर का प्रश्न है। ये दिया है 2015, 2017 और 2018। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2015, 2017 प्लस 2018। संस्थान F में, संस्थान आपको लेना है F में BC के लिए नामांकित कुल छात्रों की औसत संख्या। यानी टोटल पहले हम इनका योग निकालेंगे, उसके बाद इसका एवरेज निकालेंगे। फिर 2014 में सभी संस्थानों में नामांकित छात्रों की औसत संख्या के बीच अंतर। यानी 2015, 17 और 18 में F में जो भी छात्र हैं नामांकित उनका एवरेज निकालेंगे। और
2014 में जितने भी संस्थान 6 संस्थान हैं उनमें कितने छात्र हैं उसका एवरेज निकाल के दोनों का अंतर निकालना है। तो ये देख लेते हैं 2015, 17, 18 में ईएफ में कितने छात्र हैं। तो ये छात्र हैं आपके 93 नंबर के प्रश्न में। यहाँ ग्राफ से हम लिख ले रहे हैं, ग्राफ से हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कितने टोटल छात्र बन रहे हैं कि 2015, 17, 18 में 230, 220, 230, 220 प्लस 210, टोटल छात्र हमारे कितने हो गए, ये हो जाएंगे आपके 660। कितने हो जाएंगे 660। देखिए 2 3 6 और 30 20 50 10 60, तो 660 छात्र हो गए टोटल। अब इसका एवरेज हम निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 660 कुल योग में 3 वर्ष का हमें निकालना, तो 3 से हम यहाँ भाग कर देंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये 0, 220 आ गया एवरेज। यहाँ पे हम 220 को रहने देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे 2014 2014 में सभी संस्थान निकल गए। यहाँ भी 2014 में आपके जो है सभी संस्थान के जो छात्र हैं उनके योग निकालेंगे। तो सभी संस्थान में देखिए आपके 2014 में ए में है 110, बी में है 120 छात्र, और सी में है 140, और उसके बाद डी में है 125, फिर उसके बाद ई में है 150 और एफ में है 165। ये टोटल छात्र हैं हमारे सभी संस्थान में। इसको जोड़ने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, 810 आएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो 810 आएगा। अब इसका एवरेज हमें निकालना है, तो इसका एवरेज 6 वर्ष का है, तो 810 बटे हम 6 करेंगे, 810 बटे 6 करेंगे तो इसका कितना आएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 3, और ये आपका 5 बार जाएगा, तो यानी 135 इसका एवरेज आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच आपका अंतर निकालना है, तो इन दोनों का ये अंतर हमें निकालना है कि 220 और 135 में कितने का अंतर है। यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 में से 3 जा 8, और यहाँ ये कट जाएगा, यानी दोनों के बीच के कितना अंतर आ रहा है, 85 का। यही इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा। अंतर ही पूछ रहा था। 93 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 85। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 94 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 94 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई और एफ संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित छात्रों की संख्या, यानी सभी संस्थानों में जितने भी हैं वो उनमें से क्या करना है आपको, नामांकित छात्रों की संख्या में 2014 में संस्थान डी और एफ में वीसी के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या है। इनमें से आपको क्या 2014 में संस्थान डी प्लस एफ में कुल कितने छात्र नामांकित हुए हैं उनको निकालना है। तो पहले हम डी और एफ में कितने छात्र नामांकित हैं उनको निकालेंगे। तो देखिए 2014 में डी में कितने हैं 125, और एफ में कितने हैं 165। ये हम ग्राफ से मान निकाल रहे हैं, ये जो दिया गया है तालिका यहाँ से हम निकाल रहे हैं। और उसके बाद से 125 और 165 टोटल कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 290 डी और एफ से। ठीक, उसके बाद से अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, 2014 डी और फिर कुल संख्या 2018 में ए बी और सी में नामांकित कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 2018 में ए बी सी में नामांकित कुल छात्रों की संख्या, तो कुल ए बी सी 2018 में टोटल हम जोड़ेंगे तो ए बी सी यहाँ पे हो जाएगा आपका 205, 220 और 225 दिया गया है। 205, 220 प्लस 225 टोटल हम योग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 650। कितना आ जाएगा 650, जोड़ने के बाद आ रहा है। अब इसका देखिए यहाँ पे दिया है संस्थान कुल नामांकित छात्रों का कितना प्रतिशत है। यहाँ जोड़ने के बाद हमारा 290 आ रहा है, और यहाँ पे दिया है तो कुल छात्रों का जिसके साथ का लगा है वो हमारा नीचे होगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, जिसके साथ का नहीं है वो हमारा ऊपर होगा, यानी 290 बट्टे 650 होगा, ये हमारा नीचे होगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये कट जाएगा। अब इसको टोटल हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद देखिए कठिन नहीं है, इसको कैलकुलेट करना आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने का के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 44.6%। कितना आएगा 44.6%। देख लीजिए यहाँ पे ये आ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो 94 नंबर के प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44.6%। आइए 95 नंबर का प्रश्न देख ले रहे हैं। 95 नंबर के प्रश्न में कह रहा है 2014, 2015, 2018 में संस्थान बी
में वीसी के लिए नामांकित छात्रों की औसत संख्या, यानी ये कह रहा है कि 2014, 2015 और 2018 में नामांकित करने के लिए बी में नामांकित करने के लिए जो छात्रों की कुल संख्या, तो कुल संख्या हम निकालेंगे 2014, 15 और 18 में, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 180 प्लस 220। टोटल हमारा ये डाटा दिया गया है। फिर इनका टोटल हम योग करेंगे तो ये आ जाएगा 520। आपका देख लीजिए, इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 520। फिर उसके बाद हम एवरेज अगर निकालेंगे तो ये 3 वर्ष का दिया गया है, तो 520 बटे हम 3 करेंगे और इसके बाद हमारा आंसर कितना आएगा, ये 173.3 आ जाएगा इसका एवरेज। अब आगे क्या कर रहा है कि औसत संख्या और 2014 और 18 में संस्थान ई में नामांकित छात्रों की औसत संख्या का योग हमको निकालना है। तो 2014 और 18 में संस्थान ई में नामांकित छात्रों की औसत संख्या हम निकालेंगे 2014 प्लस 2018 में ई में नामांकित छात्रों की पहले हम कुल संख्या निकालेंगे। कुल संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150 और 240, 150 प्लस 240, तो ये हो जाएगा 390। उसके बाद हम इसका एवरेज निकालेंगे, तो ये 2 वर्ष का है, तो 390 बटे 2 करेंगे, तो इसको काटेंगे तो हमारा 195 आ जाएगा। यानी ये तो एवरेज आ गए, दोनों का एवरेज है। अब इसका एवरेज में क्या कर रहा है कि नामांकित छात्रों की औसत संख्या का योग, अब इन दोनों का हमको योग निकालना है, यानी 173.3 195.0 कर देंगे। इसका योग निकालेंगे 3 5 3 8 और ये 9 7 16 के 6 और 1 1 2 1 3, ये आ जाएगा 368.3। तो देखिए यहाँ पे 368.3 हमारा ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, ये इस प्रश्न का जो है गलत आंसर दिया गया है। यहाँ पे आपका होना चाहिए 368.3 ही आएगा। आप कैलकुलेट करके खुद देख लीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब यही आएगा। मैंने इसके सॉल्यूशन में देखा है, तो यहाँ पे ये क्या किया है, जोड़ने के बाद जो है हमारा 520 आ रहा है, इसको जोड़ने के बाद उसने गलती से 420 कर दिया, 420 करके लगाया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहा था, लेकिन वो गलत है। आपका जोड़ने के बाद देखेंगे, जोड़ेंगे इसको 120 180 220, तो ये आपका 520 ही आ रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इस प्रश्न का सही जवाब 368.3 ही होगा। आइए अब 96 से लेकर के 100 तक 5 प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। इस तालिका से लगेंगे आपके। इस तालिका में देखिए क्या दिया गया है कि तालिका में 6 वर्षों में 3 राज्यों के चावल का उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो यानी जो ये वर्ष दिए गए हैं और ये राज्य हैं ABC, इसमें चावल का उत्पादन दिया गया है कि किस वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है, उसी के अनुसार हमको प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो 96 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं 96 नंबर का। ठीक, इसमें कह रहा है कि वर्ष 2014 की तुलना में 2016 में राज्य बी में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो राज्य बी को हमको पकड़ना है और उसके बाद 2014 की तुलना में, जिसकी तुलना में कह रहा है, और 2016 में। तो हम देखेंगे पहले 2014 में इसका उत्पादन कितना हुआ था बी का, तो बी का देखिए ये है, और 2014 में इसका उत्पादन हुआ था 4.8 हुआ था, और 2016 में इसका उत्पादन कितना हुआ था 5.7। तो अंतर देखेंगे पहले कितने का आ रहा है, 4.8 और 5.7 का जो है अंतर आपका कितना आ जाएगा, ये आप इसमें से घटा देंगे 4.8, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 9 8 17.9 का अंतर आ रहा है। तो इन दोनों का तुलना हम अगर परसेंटेज में करेंगे तो 0.9, और देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि बी में उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो वृद्धि निकालने के लिए हमको 4.8 से 5.7 हुआ है, तो 4.8 हमारा नीचे होगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसको हम परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, 9/48 गुणे 100। तो यहाँ पे हम 4 से काट देंगे 25 बार में, और 4 से काट देंगे 12 बार में, और ये हो जाएगा 25 9 225/12। इसको काट देंगे 12 1 कम 12 10 22 12 9 112 8 96, आपका हो जाएगा 18.12 9 108, और यहाँ से आपका 12 8 96 और 6 5 6 4 5 9 बार जाएगा, और ये 12 से जब काटेंगे तो 90 12 7 84, और फिर उसके बाद आपका 5 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 18.75। इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा, 18.75%।
तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 18.75, ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए 97 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि 97 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि यदि सभी वर्षों में 3 राज्यों के कुल उत्पादन के आंकड़ों को वृत्त आरेख के रूप में दर्शाया जाए तो वर्ष 2014 को दर्शाने के लिए त्रिज्यखंड केंद्रीय कोण क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना होगा कि सभी राज्यों को सभी 6 वर्षों में 3 राज्यों का कुल उत्पादन हमको निकालना होगा। तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं कि कुल कितना उत्पादन होगा, उसके बाद वृत्त आरेख में रख करके देख लेंगे कि जो है 2014 का कितना कोण बना रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं। देखिए अगर सभी राज्यों को हम यहाँ जोड़ लेते हैं कि 2011 में 5.2, 3.8 और 4.5, इस तरह से अगर हम सभी राज्यों को जोड़ेंगे तो आपका 13.5 आएगा। 2012 के सभी राज्यों को जोड़ेंगे तो 14.7 आएगा। उसके बाद 13 को जोड़ेंगे 16.0, 14 में जोड़ेंगे 17.4। इस तरह से टोटल योग हमें मिल गया। अब इन सब का जो है कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन हम जोड़ेंगे यहाँ पे, तो कुल जोड़ने के बाद आपका 100 आएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि इसको अगर हम वृत्त खंड में एक वृत्त में रखें, तो हमने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में इस तरह का एक प्रश्न बताया है कि अगर इसको एक वृत्त में रखें तो एक वृत्त जो है पूरा कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। यानी ये जो 100 है, जो भी है उत्पादन, ये उत्पादन दिया है मिलियन टन में, यहाँ पे हम MT लिख दे रहे हैं यानी मिलियन टन। ये 100 मिलियन टन जो है ये 360 डिग्री का कोण ले रहा है। तो 1 मिलियन टन कितना का लेगा, तो 360/100 हम कर देंगे। उसके बाद क्या करा है, 1 मिलियन टन का हमारा 360/100 डिग्री का कोण बनाएगा। अब यहाँ पे क्या करा है कि 2014 को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो 2014 को दर्शाने वाले 2014 में कितने मिलियन टन हमारा, ये 17.4, 2014 में कितना 17.4 मिलियन टन। तो यहाँ 17.4 MT बराबर क्या होगा 360/100 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे अगर हम 2014 का जो 17.4 मिलियन टन से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी हमें करना होगा 17.4। अब इसको हम जब काटेंगे तो काटने के बाद हमारा कितना डिग्री आ जाएगा, ये आपका लगभग पूछ रहा है निकटतम पूर्ण संख्या में, तो इसको जब हम काटेंगे तो हमारा लगभग आ जाएगा 62.66, कुछ ऐसे आएगा 62.6 और समथिंग आएगा। तो ये लगभग देखिए 0.5 से ज़्यादा है, तो इसको हम 63 में लेंगे, लगभग 63 डिग्री का कोण ये बनाएगा। 2014 में कुल उत्पादन जो है कितना बनाएगा, 63 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए 98 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 98 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सभी वर्षों में राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन पूछ रहा है। तो हम सभी वर्षों में ये क्या कर देंगे, 98 नंबर के प्रश्न में सभी वर्षों में जो है चावल का औसत उत्पादन निकालना है। तो सभी वर्षों में चावल का कुल उत्पादन पहले हम निकाल लेंगे, कुल उत्पादन निकालेंगे तो सभी 5 ए का जो है सभी वर्षों में 5.2, 5.4, 5.8, 6.2, 6.5 और 6.9 सबको जोड़ देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 36 मिलियन टन। अब इसका एवरेज निकालना है तो 6 वर्ष दिए गए हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ष दिए हैं। तो एवरेज हम निकालेंगे तो ये 36/6 यानी 6 बार में ये कटेगा। इसका एवरेज कितना आएगा, 6 मिलियन टन आ जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ बहुत ही सिंपल था, सभी वर्षों का जो है चावल उत्पादन जोड़ के और जितने वर्ष है उनसे भाग करके एवरेज निकाल लेना था। आइए 99 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 99 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि सभी 3 राज्यों में चावल के वर्ष 2014 और 2016 में हुए उत्पादन का अनुपात। तो देखिए अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, सभी को वर्ष के अनुसार सभी को जोड़ लिया था। तो कह रहा है कि सभी 3 राज्यों में चावल के वर्ष 2014 और 2016 में हुए उत्पादन का अनुपात पूछ रहा है। तो 2014 में टोटल उत्पादन हमने कितना निकाला था, 2014 में हमने निकाला था 17.4, ये 17.4 निकाला था। और 2016 में उत्पादन 2016 में हमने कितना निकाला था, आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, 2016 में हमने निकाला था 20। अब इनका अनुपात पूछ रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे। तो ये अगर ये 17.4/20.0 अगर हम करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 174/200। अब 2 से हम काटेंगे, 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4, 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14, ये 87 बार में कटेगा। और ये 2 से काटेंगे तो ये 100 बार में कटेगा। ये यानी इस प्रश्न का 87
अनुपाते 100। ये इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 87 अनुपाते 100। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 87 अनुपाते 100। अब इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न होगा इस प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस सेट 2 का 100 नंबर का प्रश्न है। वर्ष 2011 की तुलना में 2016 में राज्य सी में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 100 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 की तुलना में, 2011 की तुलना में, तो पहले हम निकालेंगे कि सी के चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। तो सी को हम निकालेंगे 2011 में कितना उत्पादन हुआ था सी में। तो 2011 में 4.5 उत्पादन हुआ था, 4.5 मिलियन टन हुआ था, की तुलना में 2016 में, तो 2016 का भी हम यही निकाल लेते हैं। 2016 में इसका उत्पादन कितना हुआ था 7.4। अब हम देखेंगे कि कितना अधिक है, कितनी वृद्धि हुई है। निकालने के लिए हम 7.4 में से 4.5 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.9। कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा 0.9। और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक कैरी दे दिए थे यहाँ है, यानी टोटल उत्पादन कितना ज़्यादा हो रहा है 2.9। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 2.9 और किसकी तुलना में, तो 2011 की तुलना में, तो 4.5 से हम यहाँ भाग कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 64.4%। ये लगभग आ जाएगा 64.4%। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 64.4%। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 25 क्वेश्चन मैथ्स के पूरे हो जाते हैं। देखिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आपको कहीं भी, मैं अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको कहीं भी दिक्कत लग रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।